ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस सेशन में अपन ने डील किया था कंसाइनमेंट का मीनिंग, एज वेल एज अपन ने डील किया था कुछ टर्म्स जैसे कि कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, बायर कौन होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन क्या होता है और कंसाइनमेंट को एक स्पेशल सेल ट्रांजेक्शन क्यों बोलते हैं। एज वेल एज अपन ने ये भी देखा था कि सर कंसाइनमेंट एंड सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। देन कुछ स्पेशल टर्म्स को देखा था जैसे कि अकाउंट सेल क्या होता है, परफॉर्म इनवॉइस क्या होता है एंड एडवांस ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कमीशन, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कमीशन। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले अपन को कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो पहले टर्म समझेंगे उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर आते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायग्राम को कॉपी करना है क्योंकि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज ये डायग्राम इसलिए ताकि आपको जो इसके टर्म्स होते हैं कमीशन में जब यूज किए जाएंगे, एज वेल एज आगे जब अपन प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करेंगे तो उसमें टर्म्स को समझने के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करना है, इस डायग्राम को कॉपी करना ताकि जब मैं इसको समझाऊं तो वो और अच्छे से क्लियर हो, आपके माइंड में पहले से वो सेट हो चुका हो डायग्राम। ठीक है, तो इसलिए इसे पहले वीडियो पोस्ट करके इसे कॉपी करना, देन आफ्टर आगे स्टार्ट करना। ठीक है, तो देखो समझना। देखो, एक कंसाइनमेंट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कंसाइनर, कंसाइनी एंड कस्टमर दैट इज बायर, जो माल को खरीदता है। अब सर समझना, कंसाइनर जिस वैल्यू पे ट्रांसफर करता है गुड्स को, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, इनवॉइस प्राइस। क्या बोला मैंने सर, कंसाइनर जिस वैल्यू पे कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलता है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, एंड फर्दर जब कंसाइनी कस्टमर को माल बेचता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सेलिंग प्राइस। तो सर मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर क्या कंसाइनी को माल बेचता है या भेजता है, ट्रांसफर करता है। सर यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस नहीं बोल सकते इसको। सेलिंग कहाँ पे हो रहा होगा, कंसाइनी एंड कस्टमर के बीच में, दैट्स वाई इसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। बट ये सर जो प्राइस होती है कंसाइनर एंड कंसाइनी वाली, उसे अपन सेलिंग प्राइस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ गुड्स का ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि गुड्स को बेच सके कौन, कंसाइनी। ठीक है, तो सर वापस समझना, कंसाइनर जिस वैल्यू पे कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। एंड फर्दर कंसाइनी जिस वैल्यू पे कस्टमर को माल बेचता है उसे बोलता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सर टर्म्स थे जो आगे काम आएंगे अपने। ठीक है, अब सर समझना, इनवॉइस प्राइस क्या होता है। देखो, इनवॉइस प्राइस या तो आपका कॉस्ट हो सकता है या अबव कॉस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझना, एक पर्सन था मिस्टर ए जो कंसाइनर था, दैट इज जो माल को ट्रांसफर करता है बेचने के लिए। उसने माल को ट्रांसफर किया मिस्टर बी को, दैट इज वो कौन था, कंसाइनी। अब जब सर मिस्टर बी को माल ट्रांसफर करेगा तो कैसे कर सकता है वो। पहली बात, जिस वैल्यू पे कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करेगा, दैट इज मिस्टर ए जिस वैल्यू पे मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर करेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब ये जो इनवॉइस प्राइस है या तो आपके लिए कॉस्ट हो सकती है या अबव कॉस्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या, यहां पर जो मिस्टर ए था वो ट्रांसफर करने वाला है गुड्स को, तो कॉस्ट का मतलब होता है कि वो गुड्स मिस्टर ए के लिए कितने का पड़ रहा है। ठीक है, कॉस्ट का मतलब कितने की लागत है उसकी। ठीक है, तो या तो वो उसकी जितनी कॉस्ट पड़ रही है उस पर भेज सकता है माल को, या फिर कॉस्ट में कुछ मार्जिन ऐड करके उसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो 1 यूनिट मानते हैं कि उसकी कॉस्ट पड़ रही थी 100 रुपीज का, तो या तो वो 100 पे ट्रांसफर कर सकता है उसको, ठीक है, या फिर कुछ मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज का, तो कितने पे कर सकता है, 120 पे। तो वो कंसाइनर पे डिपेंड करता है कि वो किस वैल्यू पे ट्रांसफर करना चाहता है, या तो वो एट कॉस्ट पे कर सकता है या अबव कॉस्ट पे कर सकता है। कॉस्ट का मतलब कि जितने का उसके अल्टीमेट पड़ रहा है माल, या तो उस पे करेगा वो, या कुछ मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इसे प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉफिट वो होता है जो रियलाइज हो जाता है, यहाँ पर माल बिका नहीं अपना, तो इसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है उसको। ठीक है, वापिस समझना क्या बोला मैंने। सर ये मार्जिन क्यों यूज कर रहा हूँ वर्ड, देखो यहाँ पर इस वर्ड को अपन प्रॉफिट नहीं बोल सकते। प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉफिट वो होता है जो रियलाइज हो जाता है रियल में। बट क्या यहाँ पर मिस्टर ए ने बी को माल बेचा क्या, नहीं बेचा, तो क्या ये जो 20 रुपए था क्या वो रियलाइज हो गया, नहीं हुआ।
तो ये प्रॉफिट बन नहीं सकता। प्रॉफिट तो कब होगा सर, जब मिस्टर बी बाद में कस्टमर को बेच देगा, तभी तो पैसा आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर सिर्फ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, ना कि सेल हो रहा है। अगर यहाँ पर सेल होता तो मैं बोलता कि सर ये प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट थोड़ी हो अपने ये। तो इससे क्या बोलते हैं, इससे अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, ये टर्म का यूज किया जाता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार समझना, अभी अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पे बाद में डिस्कस करेंगे कि लोडिंग क्या होता है। बट अभी ये समझना कि सर जो कंसाइनर है या तो अपने इनवॉइस प्राइस पे क्या करेगा, कॉस्ट पे बेचेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, या फिर अबव कॉस्ट पे। कॉस्ट का एग्जांपल कितना, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का, और अगर वो अबव कॉस्ट उसको ट्रांसफर करना चाहता है तो अबव कॉस्ट भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब सर कंसाइनी के पास जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे अपन, इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इसके पास क्या आया, इनवॉइस प्राइस आया। अब सर कंसाइनी क्या करेगा, इस माल को बेचेगा, सेल करेगा, उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे बन सकती है आपकी, क्या बन सकती है आपकी सेलिंग प्राइस, या तो आपकी सेलिंग प्राइस आपका जो इनवॉइस प्राइस है वही बन जाएगा, या फिर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो अबव इनवॉइस प्राइस होगा। इसका मतलब समझना, इनवॉइस प्राइस का मतलब तो पता है ना, कि जिस वैल्यू पे कंसाइनर ने कंसाइनी को माल ट्रांसफर किया। तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि उसने 120 रुपये में ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये 120 क्या बन जाएगा उसके लिए, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब ये 120 के माल को कैसे बेच सकता है, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो वो दो तरीके से बेच सकता है, या तो एट इनवॉइस प्राइस पे या अबव इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, मतलब कि अगर उसके 120 में माल आया तो वो 120 में बेच सकता है, या कुछ ऐड करके बेच सकता है। ठीक है, तो एट इनवॉइस प्राइस का अगर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये माना कि उसने जो ट्रांसफर किया वो कितने पे किया, उसको 120 पे। तो कंसाइनर ने कंसाइनी का गुड्स कितने पे ट्रांसफर किया, 120 पे। दैट मीन्स क्या कॉस्ट पे किया, अबव कॉस्ट पे किया, अबव कॉस्ट पे किया। ठीक है, तो उसके इनवॉइस प्राइस क्या हुआ, 120। अब फर्दर वो सेल करेगा तो उसके पास वापस दो ऑप्शन है, या तो जिस इनवॉइस प्राइस है उसी पे कर देगा वो सेल, या फिर कुछ एलिमेंट, कुछ मार्जिन एलिमेंट, मार्जिन का एलिमेंट जो है वो ऐड करके ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, जो 120 था एट इनवॉइस प्राइस क्या हो गया अपना 120, मतलब कि 120 का माल उसने 120 में सेलिंग कर दिया। या फिर सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, अबव इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना, 120, तो अबव कितना, मानते हैं कि उसने 30 रुपए का एलिमेंट ऐड कर दिया, तो उसने बेच दिया कितने में, 150 में। ठीक है, तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस डिटरमाइन की जा सकती है, और वो कौन करेगा, कंसाइनी। ठीक है, तो वापस देखना है इसको, जिस वैल्यू पे कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है उसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, एंड फर्दर कंसाइनी जिस वैल्यू पे माल को सेल करता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसे करता है, कस्टमर को। इनवॉइस प्राइस दो टाइप की हो सकती है, या तो वो अपनी कॉस्ट को बता देगा कि देख मेरे 100 रुपये का माल पड़ रहा था, मैं तेरे को 100 रुपये में ट्रांसफर कर रहा हूँ, या फिर वो कुछ प्रॉफिट, या प्रॉफिट नहीं बोल सकते यहाँ पर क्योंकि ये रियलाइज नहीं हुआ, तो वो कुछ मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर कर सकता है, मतलब कि अबव कॉस्ट उसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है उसके लिए, इनवॉइस प्राइस। किसके लिए होता है इनवॉइस प्राइस, कंसाइनी के लिए। अब फर्दर कंसाइनी को माल बेचना पड़ेगा तो वो सेलिंग प्राइस से बेचेगा। अब ये सेलिंग प्राइस भी दो तरीके से बन सकती है अपने पास, या तो इनवॉइस प्राइस में बेच सकता है वो कंसाइनी, या फिर अबव इनवॉइस प्राइस पे बेच सकता है। अब मैंने ये माना कि कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने पे माल बेचा, ट्रांसफर किया 120 में, तो सर इनवॉइस प्राइस क्या था उसके लिए 120, और वो सेलिंग प्राइस भी कितना रखना चाहता है 120, तो सर सेलिंग प्राइस कितना हो गया एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज 120। ठीक है, या सेलिंग प्राइस क्या कर सकता है वो, अबव इनवॉइस प्राइस बेच सकता है माल को। इनवॉइस प्राइस कितना 120, 120 से ऊपर पे बेचेगा, दैट इज कॉल्ड अबव इनवॉइस प्राइस। अगर 120 पे बेचा तो इसका मतलब कि एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो अबव इनवॉइस प्राइस मतलब 120 से ऊपर पे बेच रहा है वो, दैट इज 150 पे, तो मैंने माना कि 30 का मार्जिन ऐड करके बेच रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना इनवॉइस प्राइस बन सकता है, और इस तरीके से अपना सेलिंग प्राइस बन सकता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, ऐसी कौन सी कंडीशन है सर जहां पर कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस पे माल को नहीं बेच सकता। अगर आप लॉजिक से सोचो तो सर ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर कंसाइनी जो है फर्दर कस्टमर को माल एट इनवॉइस प्राइस पे नहीं बेच सकता। सोचो सर, वीडियो पोस्ट करके सोचो, देन आंसर करना। सर समझना, देखो कंसाइनर ने कंसाइनी को माल ट्रांसफर किया तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो कॉस्ट पे बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है माल को, या अबव कॉस्ट कर सकता है। तो मैंने इस केस में क्या माना कि 120 में ट्रांसफर किया उसने। ठीक है,
तो सर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 100 रुपये का माल था 120 में ट्रांसफ़र किया, अगर वो फर्दर 100 तो फर्दर वो माल को बेचेगा तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होगी, या तो एट इनवॉइस प्राइस उसका सेलिंग प्राइस होगा या अबव इनवॉइस प्राइस उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब सर उसको सेल करना है माल को, तो सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ। पहली चीज़, अगर एट इनवॉइस प्राइस से बेचेगा तो कितने में बेच देगा उसको वापस से 120 पे, और अगर अबव इनवॉइस प्राइस की बात करता हूँ तो कितने बेच देगा 120 में। ठीक है, तो सर यहाँ पर दोनों केस में तो कंसाइनर को प्रॉफिट ही है, चाहे वो इनवॉइस प्राइस पे बेचे या अबव इनवॉइस प्राइस से बेचे, क्योंकि माल कितने का था 100 रुपये का था, इसके तो 100 रुपये का बढ़ रहा था ना वो। तो अल्टीमेट मिस्टर बी जो था अगर 120 में ही बेचेगा ना माल को तो भी 20 का प्रॉफिट है सर, और अगर 150 से बेचेगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन सोचो अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 120 की जगह माल 100 रुपये का दिया होता, कि बोला कि देख मैं तेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेच रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसने कॉस्ट कितना बताया 100 रुपये का, और ट्रांसफर भी कितने पे किया 100 रुपये पे, तो सर इसके लिए इन्वॉइस प्राइस कितना हुआ अब 100 रुपये का। तो क्या सर फर्दर कंसाइनी उसी माल को एट इन्वॉइस प्राइस से बेच सकता है क्या? सोचो अगर इन्वॉइस प्राइस कितना था मिस्टर बी के लिए 100 रुपये इस केस में, तो अगर वो 100 का माल वापस से सेलिंग प्राइस करेगा एट इनवॉइस प्राइस 100 रुपये पे, तो सर मिस्टर ए को प्रॉफिट कितना 0, उसको तो लॉस हो गया ना, समझ रहे हो। तो ये वाला केस कब अप्लाई हो सकता है, जब कंसाइनर ने कैसे माल को ट्रांसफर किया होगा, एट कॉस्ट पे अबव कॉस्ट पे, अबव कॉस्ट पे, क्योंकि अगर उसने माल को 100 रुपये का ट्रांसफर किया होता तो उसके लिए इनवॉइस प्राइस कितना बनता 100 रुपये, और अगर वो सेल करता वापस से तो अगर एट इनवॉइस प्राइस पे कर देता तो वापस 100 रुपये का सेल करता, इसका मतलब तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ उसको, समझा। वापस समझा रहा हूँ, देखो अगर कंसाइनर ने 100 रुपये का माल 100 रुपये का इसको ट्रांसफर किया होता तो उसके लिए इनवॉइस प्राइस कितना बनता 100 रुपये का, तो यहाँ पर कितना जाता वो 100 रुपये। अब मैंने बात किया कि सेलिंग प्राइस दो तरीके से बन सकती है, या तो वो एट इनवॉइस प्राइस से बेच देगा माल को या अबव इनवॉइस प्राइस से बेचेगा। तो सर अगर वो 100 रुपये का माल इसे 100 रुपये का मिला, मतलब कि उसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करके बेचा ट्रांसफर किया उसको, तो सर उस केस में क्या होता, यहाँ पे तो कंसाइनर को प्रॉफिट ही नहीं होता। 100 का माल इसको 100 का मिला, ये वापस से 100 का माल बेच रहा है उस 100 को 100 रुपये में, तो उस केस में तो प्रॉफिट 0 ना। लेकिन सर अगर उसने 100 रुपये का माल जो था कुछ मार्जिन ऐड करके उसको ट्रांसफर किया, तो सर अब तो वो 120 में बेचे 150 में बेचे, है तो अल्टीमेट प्रॉफिट ना, यहाँ पर 20 का प्रॉफिट है या 150 का प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉस्ट पे माल को ट्रांसफर कर रहा है और फर्दर वो इनवॉइस प्राइस पे उसको बेच देता है, तो इस केस में तो प्रॉफिट ही नहीं है किसी को। 100 का माल 100 में इसको मिला, तो अगर वो 100 का माल वापस से 100 में बेच देगा तो प्रॉफिट कितना 0। तो सर ये वाला जो कंडीशन है ना एट इनवॉइस प्राइस वाला, वो सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब उसने माल को कैसे ट्रांसफर किया होगा, अबव कॉस्ट पे, ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, दिस केस इज अप्लाई ओनली व्हेन गुड्स ट्रांसफर्ड अबव कॉस्ट, ठीक है। तो इसे प्रॉपरली ब्रैकेट में नीचे दिखा देना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनवॉइस प्राइस एंड सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो अपन को समझने पड़ेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे अपन कमीशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड आगे जितने भी कॉन्सेप्ट समझने वाले उससे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब अपन डील करने वाले कमीशन को, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, सो सर कमीशन पहली बात तो किसे कौन देगा, माल यहाँ पर बेचने वाला कौन है, कंसाइनी। किसके बिहाफ पर बेच रहा है, कंसाइनर के बिहाफ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स दिया और उसने बेचा वो, तो मिस्टर बी कमीशन लेगा, मिस्टर ए लेगा, मिस्टर बी लेगा, क्योंकि माल वो बेच रहा है। तो सर कमीशन को देने वाला कौन, कंसाइनर, और रिसीव कौन करेगा, कंसाइनी, ठीक है। दैट इज मिस्टर ए जो था वो कमीशन देगा और मिस्टर जो बी था वो कमीशन रिसीव करेगा। तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमीशन होता है उसके लिए क्या बनेगा, खर्चा। दैट इज कमीशन इज एक्सपेंसेस फॉर द कंसाइनर, ठीक है। इट कैन बी 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के हो सकता है। नंबर 1 जनरल कमीशन, डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। ओके समझना, देखो जनरल कमीशन क्या होता है, जो नॉर्मल कमीशन होता है, जो आपके एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है कि इतना आपको स्पेसिफिक रेट से आपको मिलेगा। अब सर समझना, इट इज अ नॉर्मल कमीशन विच इज गिवन ऑन द सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स
एट अ स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफाइड रेट, मतलब जो स्पेसिफाइड रेट है उस पर आपको दिया जाता है क्या, जनरल कमीशन। इसे नॉर्मल कमीशन बोल सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी कमीशन बोल सकते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी है तो कंफ्यूज मत होना, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो जनरल कमीशन वो कमीशन होता है जो आपके सेलिंग प्राइस पे आपको दिया जाता है या आपके इनवॉइस प्राइस पे आपको दिया जाता है। इनवॉइस प्राइस डिसाइडेड होती है कि किस प्राइस पे वो देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए था, ये मिस्टर बी था, ठीक है। इसने इसको गुड्स दिया, ट्रांसफर किया 120 रुपए का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ट्रांसफर किया 120 रुपए का। तो सर ये 120 मिस्टर बी के लिए क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू पे कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस प्राइस। अब फर्दर जो मिस्टर बी है वो क्या करेगा, कस्टमर को माल बेचेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर वो कस्टमर को माल बेच रहा है कितने पे, 150 पे। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ इसका, 150। तो सर जो जनरल कमीशन है ना वो या तो इनवॉइस प्राइस से मिल सकता है या फिर सेलिंग प्राइस से मिल सकता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमेशा किस पे दोगे आप, आपकी जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको जनरल कमीशन कैलकुलेट करना है किस पे, इनवॉइस प्राइस पे, तो आप उस पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहां पर सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल दिया 1 यूनिट कितने का, 120 का, और वो 120 इसके लिए क्या बनेगा, इनवॉइस प्राइस। अब या तो वो 120 पे माल को ट्रांसफर बेच सकता है या फिर उससे ज़्यादा बेच सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने यहाँ पर कस्टमर को माल को सेलिंग कर दिया 150 में। इन दैट केस यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 150 का। अब सर जो जनरल कमीशन है या तो आपको स्पेसिफाई कर रखा होगा कि आपको इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है ना तो हमेशा क्या करेंगे अपन, इस 150 पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोलता है कि 10% का कमीशन मिलना है उसको, ठीक है। तो सर अगर मैं कैलकुलेट करूँ जनरल कमीशन, ठीक है, तो कितना हो गया, 120 का 10%, तो 120 का 10% कितना, 12 रुपीज़ का, ठीक है। और अगर ये तो था इनवॉइस प्राइस के ऊपर, आपने किस पे कैलकुलेट किया, इनवॉइस प्राइस। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उस केस में आप क्या करोगे, हमेशा जिस पे आपकी टोटल सेल्स की है तो टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करोगे इसको। दैट इज 150 का 10% कितना हो गया, 15 रुपीज़, ठीक है। तो या तो स्पेसिफाई कर रखा होगा कि इनवॉइस प्राइस पे देना है, और अगर या तो इनवॉइस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या करोगे, हमेशा टोटल सेल्स पे दोगे, दैट इज सेलिंग प्राइस पे आप कैलकुलेट करोगे क्या, जनरल कमीशन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला कमीशन है डेलीब्रेटर कमीशन, ठीक है, समझना। देखो जब मिस्टर जो ए था मिस्टर बी को माल बेचेगा, ट्रांसफर करेगा, तो उस केस में मिस्टर बी क्या करेगा, उसको सेल कर देगा। अब सेल भी दो तरीके से किया जा सकता है, कैश में भी और क्रेडिट पे भी। अब सर समझना, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, इसने 50,000 का गुड्स ट्रांसफर किया, ठीक है। 50,000 का कंसाइनमेंट के थ्रू उसने गुड्स को सेंड किया। अब सर ये उसको क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है। अब मानते हैं कि 50 का गुड्स था, उसने सेल कर दिया उसको 70,000 में, ठीक है। अब सर क्या ज़रूरी है कि हमेशा वो जो मिस्टर बी था वो पूरा का पूरा माल कैश में बेचेगा, वो उधार पे भी तो बेच सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 70 का माल था, उसने 50,000 कैसे बेचा, कैश में, और 20,000 कैसे बेचा, क्रेडिट पे, दैट इज उधार बेचा उसको, ठीक है। अब सर समझना, क्या जरूरी है हमेशा कि आपने जिसको माल बेचा वो आपको पैसा दे ही देगा। पहली चीज तो आप समझना कि जब आप उधार पे माल बेचते हो तो क्या बनता है बिजनेस के अंदर, डेटर, ठीक है। और जब उनसे पैसा नहीं मिलता तो क्या बन जाता है, बैड डेट्स, ठीक है। तो मुझे समझाना कि अगर इस 20,000 में से 1,000 का पैसा नहीं मिला, ठीक है, मिस्टर बी का काम था माल बेचना, ठीक है, उसने उधार पे बेचा 20,000 रुपये का माल, तो डेटर बना, और डेटर ने जब मुझे पैसा नहीं दिया तो क्या बन गया, बैड डेट्स, और बैड डेट्स कितना बना, 1,000 का, तो ये लॉस है। तो पहले मुझे ये बताओ कि लॉस किसका,
ये लॉस किसका, मिस्टर ए का या मिस्टर बी का? क्या मिस्टर बी से मिस्टर ए इस 1000 के लॉस को क्या रिकवर कर सकता है? अगर आपने कंसाइनमेंट के मीनिंग को अच्छे से पढ़ा है तो देन आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सोचो सर, मैंने आपको क्या बताया था, क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ऑनरशिप ट्रांसफर की? नहीं की। तो सर जितने भी रिस्क है, जितने भी रिवॉर्ड है, किसके? मिस्टर ए के, मिस्टर बी के? मिस्टर ए के। तो सर यहां पर जो लॉस होने वाला है इस सेल करने की वजह से, वो 1000 का लॉस किसका? मिस्टर ए का। ठीक है, तो सर अगर आपको इस 1000 के लॉस से बचना है ना, तो मिस्टर बी को एक कमीशन और देना पड़ेगा, उसे बोलता है डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? अगर मिस्टर बी उधार पे माल बेचता है, उस उधार पे माल बेचने की वजह से कोई बैड डेब्ट्स होता है, तो जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो कौन बियर करेगा? मिस्टर बी बियर करेगा। दैट मीन्स जो 1000 जो मिस्टर ए था ना, ये 1000 रिकवर कर पाएगा। कब कर पाएगा? जब मिस्टर ए जो था मिस्टर बी को क्या देगा? डेल क्रेडिटर कमीशन देगा। अगर ये डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया ना इसने, तो इस केस में जो बैड डेब्ट्स का लॉस था वो किसका होगा? मिस्टर बी का। लेकिन अगर मिस्टर ए ने ये डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया, तो इन दैट केस ये जो 1000 का लॉस है वो कौन बियर करेगा? मिस्टर ए करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन वो कमीशन होता है जो सेल को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर, देखो आज के टाइम पे जो मोस्टली ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो क्रेडिट पे किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेस है वो एक टाइम पीरियड के लिए आपसे उधार में माल खरीदते हैं, देन आफ्टर आपको पेमेंट करता है। ठीक है, बट कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जहां से जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बैड डेब्ट्स भी हो जाता है। अगर आपने बिजनेस किया तो रिस्क भी है। ठीक है, तो उस केस में उसने उधार में माल बेचा, तो यहां पर डेटर बनेगा और डेटर से पैसा नहीं मिलता, बैड डेब्ट्स बनेगा, और बैड डेब्ट्स क्या होता है? लॉस होता है। तो उस केस में अगर मिस्टर ए इस बैड डेब्ट से बचना चाहता है तो वो क्या करेगा? मिस्टर बी को एक नॉर्मल कमीशन तो अपन देंगे। ठीक है, नॉर्मल कमीशन तो आपको देना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन सर उस ऑर्डिनरी कमीशन के साथ आपको डेल क्रेडिटर कमीशन भी देना पड़ेगा अगर आप इस बैड डेब्ट से सेव होना चाहते हो। अगर आप इस बैड डेब्ट से बचना चाहते हो तो इस केस में आपको यहाँ पर मिस्टर ए को, मिस्टर बी को एक और कमीशन देना पड़ेगा, दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, तो ये कमीशन जो है वो किस पे दिया जाता होगा? टोटल सेल्स के ऊपर या क्रेडिट सेल्स के ऊपर? सोचो, आपको यहां पर सेविंग किससे करनी है? उधार वाली सेल पे या कैश? देखो कैश में तो पैसा आ ही गया ना, अब उसमें कौन सा अपन को बचना है। ठीक है, तो उधार वाली जो सेल होगी ना उस पर अपन को क्या देना पड़ता है? डेल क्रेडिटर कमीशन। वो भी डिपेंड करता है मिस्टर ए के ऊपर। अगर मिस्टर ए चाहता है तो ही देगा वो, अदरवाइज उसने अगर कमीशन नहीं दिया तो इस केस में जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो मिस्टर ए को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उसने डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया, इन दैट केस जो 1000 का लॉस है वो मिस्टर बी का होगा, और मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से ये 1000 रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसने क्या दिया? डेल क्रेडिटर कमीशन दिया। ठीक है, तो ये जो डेल क्रेडिटर कमीशन का कैलकुलेशन है ना, वो किस पे किया जाता होगा? इस 50,000 पे, 70,000 पे, 20,000 पे, 20,000 पे। ठीक है, तो जब भी अपन डेल क्रेडिटर कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तो किस पे करेंगे? जो आपने क्रेडिट सेल्स की उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे उधार पे कितना सेल किया? 20,000 का। ठीक है, तो इस 20,000 पे अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपके बुक्स में क्या है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो ना तो आप इस टोटल सेल्स पे करोगे। ये आपकी बुक्स का अजम्पशन है, तो मुझे डील करना पड़ रहा है। अदरवाइज तो जो डेल क्रेडिटर कमीशन है वो किस पे दिया जाता है? जो आपका क्रेडिट सेल्स होता है। ठीक है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि मार्क्स चाहिए अपन को। ठीक है, तो जिस तरीके से उसने अकाउंटिंग अजम्पशन ली है वो अपन लेके चलेंगे, देन आफ्टर डील करेंगे क्वेश्चंस को। तो वो एज पर द बुक्स क्या होता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि डेल क्रेडिटर कमीशन को किस पे कैलकुलेट करना है, इन दैट केस आप किस पे कैलकुलेट करोगे इसको? टोटल सेल्स के ऊपर। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सर क्रेडिट सेल्स कितना है आपका, तो उस केस में आप उसे उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? डेल क्रेडिटर कमीशन। तो ऐसा कमीशन जो आपको बैड डेब्ट से सेव करता है, तो उस केस में जो बैड डेब्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका? मिस्टर बी का, अगर आपने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया। और अगर आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया तो उस केस में जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो किसका हो जाएगा? मिस्टर ए का, दैट इज कंसाइनर का। ठीक है, तो ये एक ऐसा कमीशन होता है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है ताकि वो
बैड डेट से बच सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। ओके, समझते हैं, देखो समझना। इट इज अ कमीशन विच इज प्रोवाइडेड टू कंसाइनी, जो कंसाइनी को दिया जाता है दैट इज मिस्टर बी को, टू इंक्रीज द सेल्स। अगर आपको देखो, हर कस्टमर उधार, जरूरी नहीं कि कैश में माल खरीदे, तो जो उधार पे खरीदेगा और अगर आप बेचना नहीं चाह रहे हैं तो वो आपसे माल लेगा नहीं, तो आपका सेल भी कम होगा। लेकिन अगर आप उधार पे माल बेचोगे तो सिंपल है, आपका सेल्स इंक्रीज होगा। तो सर उस केस में ये जो कमीशन है वो क्यों दिया जाता है, ताकि आप इंक्रीज कर सको आपके सेल को एंड एनकरेज कर सको कंसाइनी को टू मेक द क्रेडिट सेल्स। और इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप उधार पे माल बेचोगे तो आपके कस्टमर और बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि मार्केट में हर टाइप एक ही टाइप का कस्टमर मिलेगा कि हर कोई कैश में लेना पसंद करेगा। कई लोग उधार पे माल खरीद के फिर बाद में पेमेंट करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है, अगर उन लोगों ने भी आपसे माल को परचेज किया तो आपका सेल बढ़ेगा ना, ठीक है। तो सच कमीशन इज नॉन एज डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है। सो इन दिस केस कंसाइनी इज रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द डेट्स, मतलब कि जो कंसाइनी है वो डेट से पैसा लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और बियर करेगा लॉस ऑफ द बैड डेट्स। तो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया तो उस केस में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लॉस ऑफ बैड डेट्स की, वो किसकी होगी, मिस्टर ए की, दैट इज मिस्टर बी की, दैट इज कंसाइनी की। और अगर उसने कमीशन नहीं दिया तो इस केस में मिस्टर ए की होगी, दैट इज कंसाइनर की होगी, ठीक है। सच कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कमीशन है वो किस पे जाता है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर, जो आपने उधार पे माल बेचा उस पर, ठीक है। हाउएवर इफ नो क्लियर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है रिगार्डिंग द कमीशन, देन आपको किस पे कैलकुलेट करना है उसको, टोटल सेल के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डेल क्रेडिटर कमीशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है सर, समझना। ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब ये होता है, देखो ये मिस्टर ए था, ये मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर किया 120 में, ठीक है। उसने बोला, मिस्टर ए ने बोला कि देख 120 का गुड्स बेच, इसके ऊपर मैं तेरे को कमीशन दूंगा, ठीक है। तो वो तो जनरल कमीशन है। और अगर मिस्टर ए चाहता है कि अगर मिस्टर बी उधार पे माल बेचे तो उससे होने वाले बैड डेट से वो रिकवर करना चाहता है, सेविंग चाहता है, सेव होना चाहता है, तो उस केस में उसको डेल क्रेडिटर कमीशन भी देना पड़ेगा। लेकिन एक और कमीशन होता है सर, वो कमीशन क्या होता है, देखो मिस्टर ए ये चाहता है कि 120 में तो कम से कम बिके वो, ठीक है। लेकिन क्या मिस्टर बी जो था 120 से ज़्यादा में नहीं बेच सकता, बिल्कुल बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखो ना, मिस्टर बी जो था वो उस एरिया के अंदर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जयपुर एंड गुजरात का, मिस्टर ए जो था वो जयपुर से बिलोंग करता था और मिस्टर बी जो था वो गुजरात से बिलोंग करता था। तो मिस्टर बी को वहाँ के कस्टमर के बारे में अच्छे से पता है, वो जानता है कि यार ये कस्टमर जो है वो अगर मैं इसको इससे ज़्यादा रेट में बेचूँ ना तो वो खरीद लेगा इसको। तो मिस्टर ए ने तो बोल दिया कि 120 का माल बेच, लेकिन मिस्टर बी को लगता है कि ये जो माल है ना मैं 150 में बेच सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया ना तो मैं 150 में बेच सकता हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ पर कितना ज़्यादा बेच रहा है वो, 30 रुपये, मतलब 120 तो वो बेचता ही, लेकिन मिस्टर बी जो था वो उसको 150 में बेच सकता है उस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा बेचा उसने, 30 रुपये में। तो इस केस में पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो 30 रुपये का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसका होना चाहिए, मिस्टर बी का या मिस्टर ए का। वापिस समझना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 120 का माल बेचने के लिए दिया, मिस्टर बी ने उसी माल को 150 में बेचा। इन दैट केस जो 30 रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मिस्टर ए के पास रहेगा या मिस्टर बी के पास रहेगा। वापस देखो, अगर आपने कंसाइनमेंट को अच्छे से समझा, मैंने पहले बोला कि अगर आपका बेस क्लियर है, इन दैट केस आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग की जो क्लासेस होती है जिसमें आपको बेस पढ़ाया जाता है, अगर वो आपको अच्छे से क्लियर होता है, इन दैट केस आप हर चीज़ लॉजिक में समझ सकते हो। तो सर इसका आंसर करो कि ये जो 30 रुपये है वो किसका, मिस्टर ए का या मिस्टर बी का। तो सर यहाँ पे जो 30 रुपये है वो मिस्टर ए का होगा। क्यों सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ए जो था ना उसने गुड्स को ट्रांसफ़र किया है, बेचा नहीं है। जब वो बेचता तो उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी ट्रांसफ़र करता, बट क्या मिस्टर ए ने जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है क्या वो बी को ट्रांसफ़र किया, नहीं किया। तो अगर 120 का माल 150 में बिक रहा है तो 30 का रिवॉर्ड है,
वो रिवॉर्ड किसका, ए का, ठीक है। दैट्स वाई जो 30 का जो अमाउंट है वो किससे ट्रांसफर होगा, मिस्टर ए को। बी नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि सर मिस्टर बी का थोड़ी गुड्स, वो मालिक कौन है, अभी भी मिस्टर ए है, ठीक है। तो सर अब एक चीज समझो, क्या मिस्टर बी जो था 120 के माल को 150 में बेच रहा है, तो वो इतना एफर्ट करेगा तो क्या फ्री में एफर्ट करेगा इतना, वो चाहता तो 120 में बेच लेता, क्योंकि वहां पर कोई माथाफोड़ ही नहीं ना कस्टमर से। 120 का माल 120 में बेच देगा और सस्ते में बेच देगा, क्योंकि कस्टमर रेडी लेने के लिए, बट उसको पता है कि वही कस्टमर 150 में ईजिली ले लेगा उसको, तो वो क्यों एफर्ट करेगा। तो सर अगर कोई माल को 120 का था, उसको 150 में बेचने के लिए उसको एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एफर्ट करने के लिए क्या वो फ्री में एफर्ट करेगा, नहीं सर। उसके लिए मिस्टर बी जो है वो ए से बोलता है कि मुझे देख, नॉर्मल कमीशन तो देता है जो दे, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा और कमीशन चाहिए। किस वैल्यू पे चाहिए, देख 120 पे तो तेरे को मिलेगा मिलेगा, नॉर्मल है वो तो, ठीक है। लेकिन सर इस 30 रुपए को एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, उसके बदले भी तो कमीशन चाहिए ना। तो सर ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, जो आप इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा पे वैल्यू बेचते हो, तो उस वैल्यू पे जो कमीशन दिया जाता है उसे बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। तो यहां पर जब अपन ओवरराइडिंग कमीशन का कैलकुलेट करेंगे ना, तो ओवरराइडिंग कमीशन किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जिस वैल्यू पे कंसाइनर कंसाइनी को माल ट्रांसफर करता है, दैट इज इनवॉइस प्राइस, जो क्या था 120। तो सर इनवॉइस प्राइस कितना 120 और सेलिंग प्राइस कितना 150। तो सर सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, दैट इज सॉरी इनवॉइस प्राइस के जो डिफरेंस है उसके ऊपर क्या कैलकुलेट किया जाता है, ओवरराइडिंग कमीशन, क्योंकि यही तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट है जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा दे पा रहा है किसको, मिस्टर बी ए को, ठीक है। तो ये जो 30 रुपए एक्सेस अमाउंट उसने कमा के दिया, उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो जो ओवरराइडिंग कमीशन है वो कैलकुलेट किस पे किया जाएगा, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस या एक्सेस अमाउंट पे, एक्सेस अमाउंट पे। तो एक्सेस अमाउंट कैसे निकालोगे आप, एक्सेस अमाउंट निकालते हैं अपन, जितना आपने सेल किया वो माइनस आपका जो इनवॉइस प्राइस था वो, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा, और उस पे जितना आप कमीशन देना चाहते हो ओवरराइडिंग कमीशन, वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट फॉर एग्जांपल 10% देना चाहते हो तो कमीशन कितना हो गया आपका 3 रुपीज का, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। तो वापिस समझना, ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, ओवरराइडिंग कमीशन होता है सर ऐसा कमीशन जो आपके सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस पे दिया जाता है, दैट इज जो आपके इनवॉइस प्राइस से जितना एक्सेस अमाउंट पे बेचा जाएगा गुड्स को, उस पे दिया जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस कितना 120, आपने कितने बेच दिया उसको 150 पे, दैट मीन्स 30 रुपए का आपने ज्यादा बेचा, तो जो 30 रुपए है वो आपके लिए क्या है एक्सेस अमाउंट, और इसी एक्सेस अमाउंट पे जो कमीशन दिया जाएगा उसे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। पढ़ते देखो, इट इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाई कंसाइनर, कौन अलाउ करता है उसको, कंसाइनर, ठीक है, टू कंसाइनी टू प्रमोट द सेल्स एट हायर प्राइस देन द स्पेसिफाइड प्राइस। स्पेसिफाइड प्राइस क्या था 120, हायर प्राइस दैट इज 120 से ज्यादा भी बेचेगा तो तेरे को मैं क्या दूंगा, ओवरराइडिंग कमीशन। तो उस पे उसने कितने बेचा उसको 150 पे, तो स्पेसिफाई कितना 120 और बेचा कितने पे 150 पे, तो ऐसे कमीशन को क्या बोलते हैं अपन, ओवरराइडिंग कमीशन। एंड सच कमीशन इज गिवन ऑन द एक्सेस अमाउंट ओवर द एक्चुअल इनवॉइस प्राइस। एक्चुअल इनवॉइस प्राइस कितना 120, तो 120 से जितना आप ऊपर बेचोगे तो उस एक्सेस अमाउंट पे आपको क्या दिया जाएगा, ओवरराइडिंग कमीशन। तो आप कैसे निकालोगे, कमीशन कैलकुलेट एज फॉलोज, टोटल सेलिंग प्राइस था वो ले लोगे, माइनस जो आपका इनवॉइस प्राइस था वो हटा दोगे, तो एक्सेस अमाउंट निकल जाएगा। तो ओवरराइडिंग कमीशन कितना, एक्सेस अमाउंट मल्टीप्लाई बाई जो आपका स्पेसिफाइड ओवरराइडिंग कमीशन का रेट था वो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इन दैट केस आपका जो ओवरराइडिंग कमीशन है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कमीशन होता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। अब इनके ऊपर अपन सम सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते देखो, ओके। एग्जाम्पल 1, मिस्टर ए पेड टू मिस्टर बी 5% जनरल कमीशन, ठीक है। तो सर पेड क्यों करेगा वो, क्योंकि ये कंसाइनर है और ये क्या है कंसाइनी, क्योंकि मिस्टर ए मिस्टर बी को कमीशन क्यों पेड करेगा, क्योंकि यहाँ पर माल कौन बेच रहा है, मिस्टर बी बेच रहा है, दैट इज जो माल को बेचता है उसे क्या बोलता है, कंसाइनी। तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या है अपने लिए, कंसाइनर, ठीक है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये भी डील करना है कि सर एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में आपका कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए,
ये फाइंड आउट करो कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन, ठीक है, देन आफ्टर स्टार्ट करो आगे। तो कंसाइनर कौन है, मिस्टर ए, कंसाइनी कौन है, मिस्टर बी, दैट इज जो माल को बेचेगा, और ट्रांसफर कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहा है। 5% जनरल कमीशन देगा ऑन द सेल्स, तो जितनी सेल करेगा उसके ऊपर उसको नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा 5% का, एंड 2.5% डेल कटर कमीशन। मैंने आपको बताया था कि डेल कटर कमीशन किस पे जाता है, क्रेडिट सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन क्या है। मिस्टर बी सोल्ड गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज कितना, 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज का उसने माल बेचा, ठीक है, इंक्लूडिंग द 1,40,000 ऑन क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब कि उसने 2 लाख रुपए का माल बेचा। अगर टोटल सेल की बात करूं तो 2 लाख रुपीज का था। उसमें से देखो सेल्स दो तरीके से की जा सकती है, दो ही ऑप्शन है सेल करने का, या तो कैश में या फिर क्रेडिट पे, ठीक है। आपसे समझना, तो उसने ऐसे बोला कि इस 2 लाख रुपए में इंक्लूडिंग था, इंक्लूडिंग इसमें था कितना था, 140 का, जो कैसे बेचा, क्रेडिट सेल्स, उधार में बेचा। तो सर अगर 2 लाख रुपीज में से 140 अगर आपने क्रेडिट में बेचा तो कैश में कितना बेचा होगा, 60 का। सिंपल था। अगर टोटल सेल 2 लाख रुपए का है, उसमें से उसने बोला कि सर इसमें 140 का क्रेडिट सेल इंक्लूड है, दैट मीन्स व्हाट, कि कैश कितना, 60,000 का, ठीक है। तो इसमें उसने पूछा है कि आपको कमीशन निकाल के बताना है कि सर मिस्टर बी को कितना कमीशन पेड करेंगे, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव बाय मिस्टर बी। तो मिस्टर बी द्वारा कितना अमाउंट रिसीव किया जाएगा कमीशन का, तो वो फाइंड आउट करना है अपन को। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, जनरल कमीशन, ठीक है। वो किस पे दिया था सर, टोटल सेल के ऊपर, आपको बताया था मैंने। तो टोटल सेल कितना आपका, 2 लाख रुपीज का, ओके। 2 लाख का कितना निकालना है आपको, 5% देना है। तो अगर 2 लाख का 5% अगर निकाले तो कितना होता सर, 10,000, ठीक है। तो 10,000 अपन निकाल लिया जनरल कमीशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना था, डेल कटर कमीशन, ठीक है। डेल कटर कमीशन निकालना है, तो डेल कटर कमीशन किस पे देंगे अपन, 140 क्रेडिट सेल्स पे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि आपका क्रेडिट सेल कितना है, तो अपन किस पे देते हैं इसको, पूरे के पूरे 2 लाख रुपीज पे। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि 140 का क्रेडिट सेल्स किया, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेल कटर कमीशन किस पे देते हैं अपन, इस 2 लाख रुपीज पे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन देगा वैसे वैसे अपन काम करेंगे। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन था 140 का, तो उस केस में आप अप्लाई कर दो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि डेल कटर कमीशन किस पे रहता है, जो आप उधार पे माल बेचते हो, तो इट इज 140 पे। तो 140 पे कैलकुलेट करेंगे कितना, 140 पे कितना देना है आपको डेल कटर कमीशन, 2.5%, ठीक है। तो कितना होगा सर ये, तो इससे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3,500, ठीक है। तो उसने पूछा कि सर टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो टोटल निकाल सकते हैं अपन। तो टोटल कमीशन कितना, 10,000 प्लस 3,500, दैट इज 13,500, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को डील करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2, मिस्टर ए कंसाइंड गुड्स ऑफ 1 लाख रुपीज एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस, अब पहले चीज मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो क्या देखना अपन को, कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन। तो पहले चीज कंसाइन मतलब कि भेजने वाला, तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या बन गया, कंसाइनर, ठीक है। तो मिस्टर ए ने कंसाइन किए गुड्स को कितना, 1 लाख रुपीज का इनवॉइस प्राइस के ऊपर। कंसाइनी, अब यहाँ पर कंसाइनी का नाम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंसाइनी सोल्ड करता है हाफ गुड्स को एट 50,000 एंड रिमेनिंग गुड्स को 60,000 पे, ठीक है। इसको डील करता है अभी देखो, ही इज एंटाइटल्ड टू 5% जनरल कमीशन एंड 20% ओवर राइडिंग कमीशन। ओके, सो इसमें ओवर राइडिंग कमीशन वाला टॉपिक आ गया, ठीक है। दैट इज थर्ड कमीशन जो अपन ने देखा था। तो इसने पूछा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जनरल कमीशन एंड ओवर राइडिंग कमीशन। ओके, डील करते हैं इसको, देखो सॉल्यूशन। पहली चीज तो इसका इनवॉइस प्राइस कितना, देखो टोटल इनवॉइस प्राइस मतलब कि जिस वैल्यू पे कंसाइनर को गुड्स मिला, कंसाइनी को गुड्स मिला, ठीक है, कितने का मिला उसको गुड्स, 1 लाख रुपीज का।
ठीक है। अब फर्दर ही क्या करेगा, बेचेगा गुड्स को। तो उसने बोला कि सर हाफ गुड्स को तो मैं कैसे बेच रहा हूं, ₹50,000 में, ठीक है सर। और जो हाफ गुड्स है उसको मैं कितने बेच रहा हूं, 60,000 में, ठीक है सर। तो इसने बोला कि सर आपको क्या क्या निकालना है, दो चीज निकाली, नंबर वन जनरल कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। तो सर समझना, इस 1 लाख के इनवॉइस प्राइस के ऊपर अगर आप बेचते हो, मतलब आपको कितने का मिला गुड्स, 1 लाख का। अगर आप 1 लाख का गुड्स 1 लाख में बेच दोगे तो क्या आपने कुछ ज्यादा अमाउंट में बेचा उसको। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 120 का गुड्स मिल रहा है और आपने बेचा कितना 150 में, तो इस केस में ज्यादा बेचा उसको, तो 30 का डिफरेंस क्या हुआ, एक्सेस। बट अगर 1 लाख का गुड्स अगर आप 1 लाख में फर्दर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या इस केस में सर आपको क्या ओवरराइडिंग कमीशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ जनरल कमीशन। लेकिन वो क्या बोलता है समझना, इस 1 लाख का जो गुड्स मिला ना उसमें से हाफ को तो मैंने बेचा कितने पे, 50 पे। 1 लाख का हाफ करो कितना होता है, 50। उसको बेचा भी कितने में, 50 पे। तो सर सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 50 का। इनवॉइस प्राइस कितना है इसका, 50 का। तो एक्सेस अमाउंट कितने बेचा उसने, 0। तो क्या सर इस वाले सेल के ऊपर क्या आपको ओवरराइडिंग कमीशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट देखना, अब उसने क्या किया, अगले हाफ को बेचा। 1 लाख का हाफ कितना, 50,000। तो सर उसने बेचा कितने में उसको, 60 में। इनवॉइस प्राइस कितना हुआ उसका, हाफ 50 का। तो कितने ज़्यादा बेच दिया उसने, 10,000 में। तो क्या सर यहाँ पर इसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। क्योंकि सर इनवॉइस प्राइस कितना उस हाफ का, 50,000। आपने बेचा कितने में उसको, 60 पे। क्योंकि यहाँ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इस केस में 50 का इनवॉइस प्राइस था, हाफ इसका। लेकिन उसको बेचा भी कितने में, उसने 50 में बेच दिया। तो एक्सेस में तो कुछ बेचा ही नहीं, तो ओवरराइडिंग कमीशन क्यों दे उसको। लेकिन जब उसने अगला हाफ बेचा ना, तो अगला हाफ भी कितने का होगा, 50 का। लेकिन बेचा कितने में, 60 में। इन दैट केस यहाँ पर कितने ज़्यादा बेच दिया, 10,000। तो ओवरराइडिंग कमीशन किस पे निकलेगा, इस सेकंड हाफ वाले पे, दैट इज 10,000 पे निकलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ओवरराइडिंग कमीशन निकलता है वो किस वैल्यू पे निकलता है, जो एक्सेस अमाउंट होता है, पूरे टोटल सेल पे नहीं निकलता, दैट इज 60 पे नहीं निकलेगा। वो किस पे निकलेगा, जो आपका एक्सेस अमाउंट है, दैट इज 10,000। तो देखो, अगर मैं जनरल कमीशन की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि जनरल कमीशन किस पे रहता है, टोटल सेल के ऊपर। तो टोटल सेल कितना, 50,000 ये वाला हाफ को बेचा और 60 में ये बेचा। तो टोटल सेल कितना, 50,000 आधे हाफ को बेचा एंड 60,000 नेक्स्ट हाफ को बेचा। तो टोटल सेल ये हो गया आपका। और इस पे कमीशन कितना देना है आपको, 5% का। तो 5% का कमीशन निकाल देंगे इस पे। तो टोटल सेल कितना, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, दैट इज कितना हुआ सर, 5,500, ठीक है। तो ये अपन निकाल लिया जनरल कमीशन। अब अपन बात करते हैं ओवरराइडिंग कमीशन की। तो देखो, जैसा कि अपन निकाला, ओवरराइडिंग कमीशन कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से इनवॉइस प्राइस को लेस कर देंगे, जो एक्सेस आएगा उस पर अपन रेट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो, सेलिंग प्राइस कितना, 60,000 माइनस इनवॉइस प्राइस कितना था उसका, 50,000 का। और रेट कितना गिवन है ओवरराइडिंग कमीशन का, 20%, ठीक है। तो कितना हो गया, 10,000 का 20%, दैट इज 2,000। इसने क्या पूछा लास्ट में, जनरल कमीशन है, ओवरराइडिंग कमीशन निकाल के दिखाना था, जो अपन ने निकाल दिया। तो एग्जाम में ये दोनों तो निकालने ही है, साथ में आप क्या करना, टोटल कमीशन भी निकाल के दिखा देना उसको, ठीक है। तो मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे आपके। तो टोटल कमीशन के लिए उसने बोला नहीं, लेकिन आपको निकाल के दिखाना है वहां पर। तो टोटल कमीशन कितना, एक कमीशन तो मुझे ये मिल रहा है 5,500 का, प्लस 2,000 का कमीशन ये। तो टोटल कमीशन कितना हो गया आपका, 7,500, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, कंसाइनर सेंड द गुड्स टू कंसाइनी, ठीक है, नाम नहीं गिवन है यहाँ पर, ऑन कंसाइनमेंट, ठीक, कंसाइनमेंट भेजेगा वो। कंसाइनर ने पेड किया 5% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस जो है उसके ऊपर उसने क्या किया, 5% का जो अमाउंट था वो पे किया कमीशन का, एंड 10% अबव द इनवॉइस प्राइस। और जो अबव इनवॉइस प्राइस है उस पर कितना देगा वो, 10% देगा, ठीक है। अगर इनवॉइस प्राइस से आप ज़्यादा में बेच दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा।
तो देखो आगे क्या बोलता है, कंसाइनर सेंड करता है गुड्स को वर्थ रुपीज कितना 80,000, 80,000 का गुड्स उसने सेंड किया एट इनवॉइस प्राइस पे कितना था 120 का। ओके सो 1,20,000 का माल उसने भेजा उसको और उसका वैल्यू कितने का था, मतलब कि कंसाइनर को कितने का पड़ रहा था वो 80 का, उसने कैसे भेजा उसको 120 का। तो सर ये कौन सा केस हुआ, एट कॉस्ट का या अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट। क्यों, क्योंकि सर यहां पर उसके कितने का पड़ रहा था वो 80 का, उसने इनवॉइस प्राइस में कैसे बनाया उसको 120, तो क्या सर उसने 80 का माल 80 पे ट्रांसफर किया या कुछ मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर किया, कुछ मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर किया। अदरवाइज अगर वो एट कॉस्ट पे करता तो 80 का माल 80 पे ट्रांसफर करता तो इनवॉइस प्राइस क्या बनता 80,000, बट यहाँ पर 80,000 का माल कितने भेज रहा है वो 120 पे, दैट इज इसका इनवॉइस प्राइस क्या होगा अबव कॉस्ट। ठीक है, तो 80 का उसने 40,000 का कुछ मार्जिन ऐड करके ट्रांसफर किया। अब आगे क्या बोलता है वो, विच इज सोल्ड फॉर 150,000, तो जिस माल को उसने कैसे बेच दिया 150,000 में बेच दिया। तो इस केस में आपको क्या बताना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है कि आपका कमीशन का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो। ओके तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन इसका। तो देखो सर सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे जनरल कमीशन। ठीक है, कितना रेट है जनरल कमीशन का 5%। ठीक है, तो आपको जनरल कमीशन देना है। अब यहां पर देखो उसने स्पेसिफाई कर रखा है किस पे देना है आपको, इनवॉइस प्राइस के ऊपर, मतलब जिस इनवॉइस प्राइस पे आपने उसको वैल्यू को ट्रांसफर किया उसी इनवॉइस प्राइस पे आपको क्या देना है, उसको जनरल कमीशन देना है। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया था कि जनरल कमीशन किस पे दोगे, जब तक स्पेसिफाई नहीं करेगा सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना 150 का, बट उसने स्पेसिफाई किया कि सर आपको जो कमीशन देना है वो किस पे देना है, इस इनवॉइस प्राइस पे। तो जब कैलकुलेट करोगे तो या तो यहां पर वो कुछ भी नहीं बोलता कि आपको 5% जनरल कमीशन देना है, तो उस केस पे आप किस पे देते हैं 150 पे। और अगर वो स्पेसिफाई खुद कर देगा पहले से कि सर आपको कैलकुलेट किस पे करना है इनवॉइस प्राइस पे, तो किस पे करोगे आप 120 पे। ठीक है, तो इस पे यहां पर कैलकुलेशन किया जाएगा 120 पे। अब वो बेचे कितने भी मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 120 का कितना 5%, तो 120 का 5% कितना होता सर, 120 का 5% करते दैट इज 6,000। ठीक है, तो अपन ने जनरल कमीशन फाइंड आउट कर लिया। अब अपन को निकालना है ओवर राइडिंग कमीशन, क्योंकि देखो डेल कटर कमीशन की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। डेल कटर कमीशन के लिए अगर वो बोलता, अगर रेट भी मेंशन होती, बट रेट मेंशन नहीं है, इसका मतलब नहीं निकालना उसको। बट सर ये जो नेक्स्ट कमीशन था 10% अबाउ द इनवॉइस प्राइस, तो आपको नाम से पता लग जाना चाहिए। यहां पर वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आपको ओवरराइडिंग कमीशन निकालना है। ठीक है, तो आपको ओवरराइडिंग जो कमीशन है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो क्या किस बेस पे काम करता है, कैसे काम करता है। तो यहां पर जो 10% अबव कॉस्ट है, कब देते हैं अपन अबव इनवॉइस प्राइस पे कमीशन, जब ओवरराइडिंग कमीशन की बात की जाती है। तो यहां पर ओवरराइडिंग कमीशन ही है आपका ये। तो उस केस में अपन क्या निकालेंगे यहां पर, ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है सर, कितना, तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सेलिंग कैसे निकालते हैं इसको, सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई बाई रेट। तो कितना सर, सेलिंग प्राइस कितना 150 का माइनस इनवॉइस प्राइस था उसका 120 का। तो सर उसको बोला तो गया था कि 120 बेच, बट बेचा कितना उसने 150 पे, तो ज्यादा बेच दिया, तो उसके एफर्ट के लिए उसको कमीशन मिलना चाहिए। और उसे क्या बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। तो उसका उसने कितना ज्यादा बेच दिया 30,000 पे, तो 30,000 का कितना मिलना चाहिए उसको कमीशन 10%। तो कितना हो गया सर ये 3,000 का। ठीक है, तो आपका अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूं, कैलकुलेट करूं टोटल अमाउंट कमीशन का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 6,000 का आपका जनरल कमीशन था, 3,000 का आपका जो ओवरराइडिंग कमीशन था, तो टोटल कमीशन कितना 9,000 का। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको ऐसे बोला गया कि आपको जनरल कमीशन निकालना है, ओवरराइडिंग कमीशन निकालना है, तो आप ये तो निकालना ही, साथ में आप टोटल कमीशन भी निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना पेबल है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो कमीशन है उसका टॉपिक डील किया। और आगे जब अपन एग्जाम्पल करेंगे बड़े वाले, तो उनमें भी इसका जो पोर्शन है वो डील होगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक को डील किया कि अगर कमीशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, बट जब अपन बड़े एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें भी इसका जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा आगे। ठीक है, तो ये था टॉपिक आज का, दैट इज कमीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक डील करेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।